Hello students, we are back with another new video, and in this video we will talk about density of atmosphere, movement of air, biosphere, etc. We had read about lithosphere, hydrosphere, atmosphere. These are the major domains of the earth. So in this video, let's start from density of atmosphere. And in the last video we were reading about the layers of the atmosphere. Now let's talk about density of atmosphere. Density of atmosphere refers to the water vapor present in the air. डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर का मतलब होता है कि एयर में जो वाटर वेपर्स होती हैं, एयर में जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट रहती हैं उनको ही डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर बोलते हैं. एज यू नो, द एटमॉस्फेयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्सेस. इट इज हेल्ड टू द अर्थ सरफेस. हमें पता है कि एटमॉस्फेयर अलग अलग गैसेस का मिक्सचर है और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही ये अर्थ की सरफेस के पास में होल्ड रहती हैं. द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेराइज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. इट इज द डेंसेट नियर द सरफेस. एज द अल्टीट्यूड इंक्रीजेज द डेंसिटी डिक्रीजेज. एटमॉस्फेयर का डेंसिटी एक जगह से दूसरी जगह डिफरेंट हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, और अर्थ की सरफेस के पास में ये डेंसिटी ज़्यादा होता है, जबकि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, अल्टीट्यूड पे जाते हैं, अल्टीट्यूड इंक्रीज होता है तो वहाँ डेंसिटी डिक्रीज होता जाता है, डेंसिटी कम होता जाता है. द डेंस एयर इज हैवियर देन द थिन एयर, दस इट एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस. डेंसर एयर ज़्यादा हैवी रहती है. द डेंस एयर इज जनरली फाउंड नियर द सरफेस, मेनली एट द ओशन सरफेस. We find more atmospheric pressure at seas than the hills or mountains. पहाड़ों की तुलना में ओशंस पे, समुद्र पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा रहता है. The density of atmospheric pressure rapidly as we go up. और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है तेज़ी से, रैपिडली. That is why the mountaineers experience problems in breathing in at high altitude. तो जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है, और यही कारण है कि जब माउंटेनियर्स होते हैं, जो पहाड़ों पर जो लोग जाते हैं, वो जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है. दे कीप ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद देम वाइल क्लाइंबिंग द माउंटेन्स. अपने साथ में वो ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं. तो मूवमेंट ऑफ एयर, एयर भी मूवमेंट करता है. द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी गो अपवर्ड. जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है, लेकिन साथ साथ में टेम्परेचर भी कम होता जाता है. The atmosphere exerts pressure on the earth that varies from place to place. और ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग हो सकता है. उसी तरह से टेम्परेचर भी कम हो या ज़्यादा हो सकता है. Some areas have high pressure of air while some other experience low pressure. Air moves from high pressure areas to low pressure areas. Such movement of air is known as wind. एयर हमेशा मूव करती है और हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है. एयर हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है, और एयर के इस मूवमेंट को ही हम विंड बोलते हैं. नाउ द लास्ट डोमेन्स ऑफ द अर्थ इज बायोस्फीयर. क्या होता है बायोस्फीयर, डिटेल में स्टडी करते हैं. द टर्म बायो मीन्स लाइफ. बायो जो वर्ड है इसका मतलब होता है लाइफ. द पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर. वो पार्ट जहाँ पे जीवन होता है उसको बायोस्फीयर बोलते हैं. दिस इज a narrow zone. In this zone, land, air and water are in close contact.
Due to this, life is possible here. It is interesting to note that all forms of life and sizes of organism are found in the biosphere. सभी जीव जंतु प्लांट्स बायोस्फीयर में ही पाए जाते हैं, विच इज जस्ट ए फ्यू किलोमीटर अबव द बिलो द सी लेवल. जो सी लेवल समुद्र की सतह से कुछ ही किलोमीटर ऊपर होता है. The biosphere is occupied by microscopic virus to large animals like whales and elephant and variety of plants. तो बायोस्फीयर में छोटे से लेके बड़े तक सभी जीव जंतु होते हैं, प्लांट्स होते हैं, जैसे कि वेल्स भी होते हैं एंड एलिफेंट्स भी होते हैं और छोटे छोटे प्लांट भी होते हैं. प्लांट्स की वैरायटीज होती हैं. द बायोस्फीयर हैज़ एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ. लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज द एनिमल किंगडम एंड द प्लांट किंगडम. तो बायोस्फीयर में हम जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उनको हम 2 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं. क्लासीफाई किया गया है एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम. वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर. हमें इस बात को समझना होगा कि दोनों, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, डिपेंड है. The coexistence of plants and animals is ecosystem. और जो प्लांट्स और एनिमल दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इसी को ही इकोसिस्टम बोलते हैं. The biosphere is made up of distinct areas, each of which has a particular climate, soil and living communities of plants and animals. In this manner, each organism has its own habitat. तो हर ऑर्गेनिज्म का, हर प्राणी का, हर जीव जंतु का अपना एक आवास होता है. ऑल दी रेल्म, सभी क्षेत्र, सभी डोमेन्स, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड बायोस्फीयर फॉर्म आवर एनवायरनमेंट. तो ये सभी जो डोमेन्स हैं, मेजर डोमेन्स हैं, अर्थ के मेजर डोमेन्स हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड बायोस्फीयर, ये सभी मिलके एनवायरनमेंट बनाते हैं. दिस मीन्स दैट लैंड, वाटर, एयर एंड ऑल लिविंग थिंग्स आर ऑल पार्ट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट. तो ये वाटर हो, लैंड हो या एयर हो, ये सभी मिलकर एनवायरनमेंट बनाते हैं. लैंड, वाटर एंड एयर फॉर्म द फिजिकल एनवायरनमेंट. दिस हेल्प्स टू क्रिएट द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट. लैंड, वाटर एंड एयर ये मिलकर फिजिकल एनवायरनमेंट बनाते हैं और ये बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करने में हेल्प करते हैं. दैट कंसिस्ट ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म. बोथ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट आर नॉट आइसोलेटेड. दे डिपेंड अपॉन ईच अदर. दोनों एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं. लेट अस सी हाउ नेचर वर्क्स टू मेंटेन ए बैलेंस. देखते हैं कि नेचर किस तरह से काम करती है एक बैलेंस मेंटेन रखने के लिए. सम ऑफ द वाटर फ्रॉम द हाइड्रोस्फीयर, फ्रॉम द सी, रिवर्स, लेक एटसेट्रा एवोपरेट इनटू दिस एटमोस्फियर. सो हाइड्रोस्फीयर होता है, हाइड्रोस्फीयर में रिवर्स, लेक्स, ओशन, सीज ये सब आते हैं. तो हाइड्रोस्फीयर से कुछ पानी एवोपरेट होके एटमॉस्फेयर में जाता है. एवोपरेशन होता है ना, हम लोगों ने पढ़ा है एवोपरेशन. तो कुछ पानी एवोपरेट होके एटमॉस्फेयर में जाता है. इन द एटमॉस्फेयर व्हेन देयर इज एक्सेस ऑफ वाटर वेपर क्लाउड्स आर फॉर्म्ड. तो एटमॉस्फेयर में वही पानी एवोपरेट होके बादल बनते हैं, क्लाउड्स बन जाते हैं. द एटमॉस्फेयर देन रिटर्न्स द वाटर वेपर इन द फॉर्म ऑफ रेन. और वही जो क्लाउड्स जो बनते हैं वही वाटर वेपर के रूप में या बारिश के रूप में वापस से आ जाते हैं अर्थ की सरफेस पे. इन दिस मैनर ऑल रेल्म को एग्जिस्ट टू मेक द अर्थ ए यूनिक प्लैनेट. तो इस तरह से सभी जो रेल्म है, डोमेन्स हैं, वो अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट बनाते हैं. यूनिक प्लैनेट मतलब इसके जैसा कोई भी दूसरा प्लैनेट नहीं है. The Earth and Man. अर्थ और मैन के बीच में क्या रिलेशन है? Let's read. The Earth has the most beautiful colors of nature. It has abundance of resources to meet the needs of all forms of life. Abundance यानी प्रचुर मात्रा में resources है जो सभी के लिए, सभी की ज़रूरतों को पूरा करते हैं. चाहे मैन हो, एनिमल हो, प्लांट्स हो, उन सभी की नीड्स को पूरा करते हैं. However, human activities and growth in world population is disturbing the delicate balance of nature.
ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव रिजल्टेड इन द पोल्यूशन ऑफ एयर, लैंड एंड वाटर। जो ह्यूमन्स की एक्टिविटीज़ है उनकी वजह से एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन ये सब हो रहा है। लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन ये सब इंसानों की वजह से हो रहा है। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। मैन हैज़ कॉज्ड एनवायरमेंट्स पोल्यूशन बाय कटिंग डाउन फॉरेस्ट फॉर क्लियरिंग लैंड फॉर कल्टिवेशन, लार्ज स्केल बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल्स लाइक कोल, dumping industrial waste into rivers and ocean, thus destroying marine life। तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर रहा है मैन, नेचर को नुकसान पहुंचा रहा है, जंगलों को काट रहा है, जंगलों को जला रहे हैं, और जो इंडस्ट्रीज़ के, फैक्ट्रीज़ के जो वेस्टेज हैं वो रिवर्स में, ओशन में जाके मिल रहे हैं। ये सब इंसानों की वजह से तो हो रहा है। Carbon emission from industries and automobiles has led the shocking rise in the level of carbon dioxide in the atmosphere। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा ही बढ़ रही है, रिजल्टिंग इन राइज इन टेम्परेचर। और इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है। दिस इज़ नॉन एज ग्लोबल वार्मिंग, और इसी को ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज कॉजिंग क्लाइमेटिक चेंज। ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट में चेंज होता है। If we do not pay attention to these warnings of nature, we will become biggest threat to our survival। तो अगर हमने इन सभी चेतावनियों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हमारे ज़िंदा रहने के लिए बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। If we need to use resources with care and look after our environment, otherwise the existence of mankind could be इन डेंजर। तो जो भी रिसोर्सेज है उनको हमें बहुत ही सावधानी से, बहुत ही ध्यान से यूज़ करना है। अगर ऐसा नहीं किया तो ये मैनकाइंड के लिए काफ़ी डेंजरस हो जाएगा। ओके, सो चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड। इस चैप्टर को आप लोगों को फिर से रीड करने की ज़रूरत है, बार बार रीड करना, वीडियो बार बार देखना, ताकि चैप्टर समझ में आ जाए अच्छे से। की टर्म्स हैं लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन्हें आप लोग रीड कर लेना। और कल हम इस चैप्टर के बुक पार्ट क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ओके, तब तक आप चैप्टर को रीड करो। ओके, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।